देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम सभी जानते हैं। लगातार सरहदों की हिफाजत करने में हमारे जवान दिन रात डटे हुए हैं। आपको भारत पाकिस्तान सीमा की एक ऐसी फॉरवर्ड पोस्ट दिखाते हैं जहां सीमा सुरक्षा बल के जवान तो तैनात हैं ही, साथ में बीएसएफ की महिला कमांडोज भी डटी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों के साथ इन महिला कमांडोज ने कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया। तैनात रहती है और दुश्मन की हर नापाक हरकत का उन्हीं की भाषा में जवाब देती है। ये बीएसएफ की वो महिला रेंजर हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से तिलमिलाए पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया था। सर, जज्बा हमें भरपूर था क्योंकि ट्रेनिंग हमारी प्रॉपर हार्ड हुई है, तो उस वजह से हमें पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता था और हम इसी बोर्ड पोस्ट के ऊपर हम डटे रहे और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमने पाकिस्तान की हर कार्रवाई का। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में तैनात महिला कमांडोज की टोली का जोश और जज्बा हाई है। पलक झपकते ही दुश्मन पर काल बनकर टूटने वाली ये महिला कमांडोज दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के हुनर में माहिर हैं। पाकिस्तान के जो बैट एक्शन की कोशिश इस इलाके में किया गया, उसका जवाब भी इन महिलाओं के द्वारा दिया गया। इनको एक बार ये भी कहा गया कि आप इस पोस्ट को छोड़ करके जा सकती हैं, लेकिन ये महिलाएं यहाँ पर 24/7 डटी रही और किसी भी तरीके से इनको कोई डर नहीं लगा। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोर्चा संभाला। पाकिस्तान जिस तरीके से फायरिंग कर रहा था, स्वार्म ड्रोन्स का अटैक कर रहा था, किस तरीके से आप लोगों ने मोर्चा संभाला उस दौरान? उस दौरान सर हमने उनकी जो फायरिंग थी उसका हमने पूरा जवाब दिया। जिस तरह की कार्रवाई थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे C2C वगैरह में थे तो उस तरह से कैप्चर किया गया मूवमेंट को, और जहां मोर्चे के अंदर में तैनात थी वहां पे जब फायरिंग आई तो उस फायरिंग का प्रॉपर जवाब दिया गया उनको, जिससे उनको पीछे हटना ही पड़ा। आप लोगों को ये नहीं लगा कि यहाँ से हटना चाहिए, दिक्कत हो सकती है? किस तरीके का जज्बा था आपको? सर, जज्बा हमें भरपूर था क्योंकि ट्रेनिंग हमारी प्रॉपर हार्ड हुई है, तो उस वजह से हमें पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता था और हम इसी बोर्ड पोस्ट के ऊपर हम डटे रहे और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमने पाकिस्तान की हर कार्रवाई का। और उस दौरान आपने क्या देखा, किस तरीके से फायरिंग हो रही थी, क्या कैसे अटैक किया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा सर मोटर वगैरह से किया जा रहा था अटैक, ड्रोन अटैक भी किए जा रहे थे। बिल्कुल, आप बताइए कि एक पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान वहां से कर रहा था, हर एक ऑपरेशन का जवाब आप लोगों ने दिया, कितना कठिन था उस दौरान? कठिन तो था सर, लेकिन ट्रेनिंग ऐसी दी गई है कि हम लोगों को डट के मुकाबला करना था। और वैसे भी सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोगों को हौसला आया, जैसे उन्होंने ऑपरेशन में 2 महिलाओं ने सर डट के मुकाबला किया है, तो वैसे भी हम लोग अगर डरते भी तो उनको देख के हमें ज्यादा हौसला आया सर। जी, पहलगाम अटैक के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने बड़े अटैक किया। आप लोगों ने इस पोस्ट पर रह करके, इस पोस्ट का नाम तो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से रह करके आपने पूरी तरीके से जवाब दिया। जी सर, हमने वो सारी चीज़ें की जो एक सैनिक को करना चाहिए। ये हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है कि सैनिक चाहे लड़का हो या लड़की है, सब बराबर है सर। तो हमने हमारे काम वैसे किए जिससे हमें करना चाहिए था। पूरे कंट्रोल रूम को देखा, जो उनकी गतिविधि थी उनको देखा, फिर उनके अनुसार हमने अमाउंट पे बताया, उनको बताया कि किस तरह से काम करना है, फिर उन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम किया सर। बिल्कुल, इस जगह पर जानकारी ये है कि बहुत सारी गतिविधियां हो रही थी, बैट एक्शन और ये तमाम चीजें, उसका जवाब किस तरीके से आप लोगों ने दिया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हर एक गतिविधि को जवाब देने के लिए आप लोग यहाँ बॉर्डर आउटपोस्ट पर डटी रही, ये बहुत बड़ी बात है। यस सर, क्योंकि सर हमारी ड्यूटी C2C में थी। हम C2C से सभी कुछ उनको बताते थे, जो उनकी मूवमेंट्स होती थी कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ नहीं जा रहे हैं, हम उनको पूरा बताते थे। जो हमारे सैनिक माउंट पे डिप्लॉय थे, हम उनको पूरी जानकारी देते थे और वो उसी दौरान अपना सारा काम करते थे। बिल्कुल, किस तरीके का जोश और जज्बा आपका हाई था इस दौरान? सर, जोश हमारा जज्बा हाई इसलिए क्योंकि हमारे जो कमांडर्स हैं वो हमें जोश जज्बा देते हैं और उन्होंने हमें ये भी बोला कि आप यहाँ से जाइए क्योंकि आप सेफ रहेंगे। लेकिन नहीं सर, हम यहाँ पे हमें ट्रेनिंग इस तरह से दी गई है क्योंकि हम भी इसी के लिए मतलब बने गए हैं, क्योंकि हम अगर हमारे सैनिक ये सब कर सकते हैं तो हम महिलाएं भी ये सब कर सकती हैं। अपना घर बार छोड़ देश की सरहदों की हिफाजत कर रही इन महिला कमांडोज का जज्बा देख आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हे भारत के राम जुगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है
है भारत के वीरों में। बलिदानों का वक्रदंड पर देशभक्त का ध्वज जगे और रंग के कंकड़ पहने वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे और रंग के कंकड़ पहने वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपथ के पंथी जगो, अग्निपथ के पंथी जगो, शीश हथेली पर रखकर, अग्निपथ के पंथी जगो, शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो रक्त के भक्त जागले, जागो रण के सौदागर, जागो रण के सौदागर। भारत माता की। सीमा पर तैनात बीएसएफ के इन जवानों ने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान की हर चाल को बेनकाब कर दिया और पाकिस्तानी गोली का जवाब गोले से देकर दुश्मनों को कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर बने कंट्रोल रूम पर ये पूरी तरीके से जहां निगरानी कर रही थी उन आतंकियों की घुसपैठ की, तो वहीं दूसरी तरफ जो पाक रेंजर्स यहाँ पर भारी गोलाबारी कर रहे थे उनको भी जवाब दिया जा रहा था। ये महिलाएं लगातार यहाँ पर डटी रहीं और ये जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है भारत सरकार की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उसका जवाब इन महिलाओं के द्वारा बड़े स्तर पर दिया गया। अब आपको सांबा सेक्टर के उस ऐतिहासिक पोस्ट पर लिए चलते हैं जहां से बीएसएफ के जवानों ने सियालकोट में तबाही की दास्तान लिखी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई किया, तो वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। मैं इस वक्त बीएसएफ के उन जवानों के साथ मौजूद हूं जिन्होंने पाकिस्तान के सियालकोट स्थित उस पोस्ट को पूरी तरीके से ध्वस्त किया था, जिस पोस्ट को उसकी तस्वीरें सारे देश और दुनिया ने देखी। बीएसएफ के जवानों ने 81 mm मोर्टार और साथ ही आर्टिलरी के जरिए किस तरीके से उस पूरे पोस्ट को ध्वस्त किया वो तस्वीरें हर एक जगह मौजूद हैं। सांबा सेक्टर में बीएसएफ के डीआईजी ने यह भी बताया कि ये वही पोस्ट है जहां से बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंटिन्यूटी में तो बॉर्डर एरिया काफी अलर्ट था और सारे अधिकारी हमारे जवानों के साथ पोस्टों पे थे, आउटपोस्ट पे। उसमें सीओ साहबान, मैं भी और जितने डिप्टी कमांडेंट्स 2IC सारे बॉर्डर पे थे। और उस दिन आप इस जगह पे खड़े हो जहाँ पे तो जम्मू सीमांत के अंदर जो सांबा का क्षेत्र है, यहाँ सबसे पहले और सबसे जोरदार प्रहार आतंकवादियों और दुश्मन की टोली पर यहाँ से किया गया बीएसएफ द्वारा उस रात। भारतीय सुरक्षा बलों और बीएसएफ जवानों के पराक्रम की ये वामिट गाथा है जिसे हिंदुस्तान तो सदियों तक याद रखेगा, लेकिन पाकिस्तान भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को चाहकर भी भूल नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर के सांबा से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बैटलफील्ड पोस्ट यानी कि पाकिस्तान की सीमा से सबसे नजदीक फ्रंटलाइन पोस्ट, यहां पर पल पल खतरा मंडराता है, लेकिन जम्मू के सांबा सेक्टर में इस पोस्ट पर महिला कमांडोज दिन और रात डटी हुई हैं, बिना थके बिना रुके हर वक्त हर पल ये देश की सरहदों की हिफाजत कर रही हैं। पाकिस्तान की हर एक चाल पर नजर रखने के लिए बीएसएफ की महिला कमांडो इस फाइटिंग बंकर पर मौजूद रहती हैं 24/7 और यहां से आपको सीधे वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है इसके साथ साथ जो माउंट पर बना हुआ उनका बॉर्डर आउटपोस्ट है उसको पूरी तरीके से बीएसएफ ने उस दौरान जब 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से यहां फायरिंग किया गया उसको बीएसएफ ने पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। आप देखिए कि यहां किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कि जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं वो यहां से इस बंकर को इसके साथ साथ बॉर्डर आउटपोस्ट को छोड़ करके भाग गए हैं। जानकारी ये भी मिली है कि जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं वो अब यहां पर सिविलियन को भेज रहे हैं और कुछ बंकर्स को ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इस तरीके का डर और खौफ समाया हुआ है, इस वजह से वो अभी ज्यादा संख्या में यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि सीज फायर की घोषणा हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी खौफ का माहौल है। जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो उसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से 8 और 9 तारीख को बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। उसका जवाब बीएसएफ की ये महिला कमांडो ने इस फाइटिंग बंकर्स के द्वारा दिया गया। यहां पर फायरिंग भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जहां कई तरीके के निशान यहां पर दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो ये फेंसिंग है, फेंसिंग के उस पार
कई मूवमेंट भी बीएसएफ को दिखाई पड़े, जिसमें ये पता चला कि आतंकवादियों को भी भेजने की कोशिश पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा किया जा रहा था। इसी दरमियान बीएसएफ ने बड़े स्तर पर उनके खिलाफ फायरिंग किया और उस फायरिंग में कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। बीएसएफ लगातार फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर यहां डटी हुई है और पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स को जवाब दे रही है। माना यह भी जा रहा है कि जो पाक रेंजर्स के पोस्ट हैं वहां पर जो पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए यहां पर पहुंची थी, जिसका भी जवाब बीएसएफ की तरफ से दिया गया। लगातार पाकिस्तान कोशिश करता रहा, लेकिन इस मोर्चे पर बीएसएफ पूरी तरीके से डटी रही और बीएसएफ की जो महिला कमांडो हैं उन्होंने पूरी तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान के हौसले पूरी तरीके से पस्त किया गया। एक बार आपको फिर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि इन तस्वीरों से आपको ये अनुमान हो जाएगा कि पाकिस्तान की दूरी जो है यहां से कुछ ही कदमों की है, लेकिन जो बीएसएफ के जवान हैं, बीएसएफ के कमांडो लगातार पाकिस्तान को यहां से जवाब दे रहे हैं और हर एक पल जब भी पाकिस्तान यहां पर मूवमेंट करता है उसकी गतिविधि पर नजर रखा जाता है। इसके साथ ही जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बीएसएफ की तरफ से तैयार किया गया है, उनका अपना स्वदेशी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसके जरिए पूरी निगरानी लगातार की जाती है और उसमें भी बीएसएफ की महिला कमांडो पूरी तरीके से तैनात रहती हैं, जो कि हर एक पल की निगहबानी कर रही हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जम्मू से जितेंद्र सिंह। तो सरहद पर नारी शक्ति का जोश तो आपने देखा, वो तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको जम्मू कश्मीर के ही लिप्पा वैली में जवानों का जोश दिखाते हैं। यहाँ पर एलओसी के पास भारतीय पोस्ट से पीओके का दूर दूर तक साफ नजारा दिखाई देता है। भारतीय सुरक्षा बल इसी पोस्ट से पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर नजर रखते हैं। देखिए हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा की बेहद खास रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हम भारतीय सेना की जिस पोस्ट पर मौजूद हैं उसका बहुत बड़ा इतिहास है। वो ये कि 1971 की लड़ाई में इस पोस्ट से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी गई थी और यहाँ से जो बहुत सारा इलाका आपको दिखाई दे रहा है वो पहले पाकिस्तान का हुआ करता था। उसे भारत ने अपने कब्जे में लिया 1971 की लड़ाई के बाद। और यहाँ से जो आपको आगे नजर आ रहा है, जो गहराई में कुछ घर या गांव जैसे नजर आ रहे हैं, वो पीओके का इलाका है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम इस वक्त डोमिनेटिंग पोजीशन पे इसलिए हैं क्योंकि ये टेरेन हमारे लिए मुफीद है। हम एक अच्छी हाइट पर हैं जबकि पाकिस्तान काफ़ी नीचे है। और इस पूरे पोस्ट की अगर हम बात बताएं तो इस पूरे इलाके में तीनों तरफ से भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और जो पाकिस्तान का इलाका है वो गहराई में है। तो ये जो पोस्ट थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये बेहद सिग्निफिकेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए थी क्योंकि हम हर तरफ से अपने दुश्मन पर नज़र रख पा रहे थे, असेसमेंट कर पा रहे थे कि वो किस तरह की हिमाकत कर रहा है जब वो शेलिंग कर रहा था। और उसके बाद हर तरफ से उसको शेलिंग के जरिए न सिर्फ उसके अटेम्प्ट्स को थ्वॉट किया गया बल्कि उसको नुकसान पहुंचाकर याद दिलाया गया कि जैसा 1971 में हाल हुआ था वैसा ही एक बार फिर हाल किया जाएगा और किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर में ये जो लोकेशन है बेहद अहम है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लिप्पा वैली का इलाका जो बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर हम एरियल डिस्टेंस की बात करें तो पाकिस्तान महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखाई दे जाएगा और सीधे पीओके का जो पोस्ट है वो भारतीय सेना उसकी निगरानी करती है। भारतीय सेना देख सकती है कि दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है। तो ये जो पावर है, जो डिफरेंशियल ऑल्टीट्यूड का पावर है, जहां पर हम एक वेंटेज पॉइंट पर हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये हमारे लिए बेहद कारगर सिद्ध हुआ। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शिवानी शर्मा, लाइन ऑफ कंट्रोल से। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका के सुरक्षा कवच की, जिसका ऐलान ट्रंप ने कर दिया है। एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो अमेरिकी एयर स्पेस को अभेद, अजय और अखंडनीय बना देगा। एक ऐसा सुपर सुरक्षा चक्र जिस पर बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से देश की हिफाजत करने का जिम्मा होगा। रूस यूक्रेन जंग हो, इजराइल हमास के बीच संघर्ष हो या फिर भारत पाकिस्तान के बीच हाल में हुआ सैन्य तनाव, एयर डिफेंस सिस्टम ने अहम रोल निभाया।
भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में जो रूस से खरीदे गए S-400 और स्वदेशी आकाश तीर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। अब अमेरिका एक ऐसा ही एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है जो न सिर्फ सबसे अचूक होगा बल्कि उसे भेद पाना भी नामुमकिन होगा। एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल, ड्रोन हमले और एयरक्राफ्ट अटैक से रक्षा करने में सक्षम होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया। व्हाइट हाउस में अपने ओवल ऑफिस से डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम नाम की योजना की घोषणा की। As we make a historic announcement about the Golden Dome missile defense shield, that's something we want. And Ronald Reagan wanted it many years ago, but they didn't have the technology. But it's something we're going to have. We're going to have it at the highest level. माना जा रहा है कि ये सिस्टम इतना ताकतवर होगा कि दुनिया के किसी भी कोने से या अंतरिक्ष से दागी गई मिसाइल को रोक सकेगा। इस योजना के तहत पृथ्वी की कक्षा में हजारों छोटे सैटेलाइट तैनात किए जाएंगे। सैटेलाइटों के इस नेटवर्क से आने वाली मिसाइलों का पता लगाया जा सकेगा। ये उन पर नजर रख सकेगा और लॉन्च होने के बाद तुरंत नष्ट कर सकेगा। ट्रंप ने कहा कि इस प्रणाली को उनके कार्यकाल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए अगले साल के बजट में $25 अरब और कुल मिलाकर $175 अरब का खर्च अनुमानित है। Defense capabilities and should be fully operational before the end of my term, so we'll have it done in about 3 years. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. इस योजना का लक्ष्य अमेरिका को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करना है। इस योजना को इजराइल के आयरन डोम के तौर पर देखा जा रहा है, जो अब तक हजारों रॉकेट हमलों को हवा में ही नष्ट कर चुका है। लेकिन ट्रंप का गोल्डन डोम उससे कहीं ज्यादा आधुनिक और ताकतवर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और चलिए इसी के साथ बारी आ गई है, पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं आज की ये स्टोरी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज आप सबके लिए क्या खास है वो आपके लिए लेकर आए हैं। चीन में जेजियांग के हांगझो में मुक्केबाजी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए रोबोट्स के एक ग्रुप को ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें अपग्रेड भी किया जा रहा है। सामने आई तस्वीरों में रोबोट्स बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे को पंच मारते दिखाई दिए और इनकी फुर्ती और पंच मारने का तरीका देखते ही बनता है। खास बात यह है कि ये रोबोट्स पंच लगने के बाद ह्यूमन बॉक्सर की तरह गिरने के बाद अपने आप को उठने में सक्षम मानते हैं और इन दोनों रोबोट्स को हांगझो के टेक स्टार्टअप यूनिट्री रोबोटिक्स से विकसित किया गया है। देखिए, तैयारी देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों रोबोट जो हैं किस तरह से स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं। पंच लगने के बाद ह्यूमन बॉक्सर की तरह गिरने के बाद अपने आप उठने में भी ये सक्षम है। और चलिए चीन के तियानजिन प्रांत में आपको लिए चलते हैं, जहां पर ड्राइवरलेस बस का ट्रायल किया गया है। ये बस 5.5 मीटर लंबी है, स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिकतम रफ्तार से भी दौड़ सकती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बस में ना तो स्टीयरिंग व्हील्स हैं और ना ही ब्रेक्स हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बस में ड्राइवर केबिन भी नहीं है, तभी तो इसे ड्राइवरलेस कार बस कहा जा रहा है। और अब खबर गिर से जुड़ी हुई। दरअसल अब बात गिर की शान कहे जाने वाले एशियाई शेरों की कर लेते हैं, जिनका साम्राज्य गिर के जंगलों में बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार 10 से 13 मई तक शेरों की गिनती हुई है और 16वीं बार की गई इस बार की गिनती में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और 3400 वॉलंटियर्स की मदद ली गई। देखिए, 11 जिलों के 58 तहसील के कुल 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये गिनती की गई। पिछली बार 2020 में हुई गिनती में 674 शेरों की जानकारी निकलकर सामने आई थी और इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 891 पहुंच गया है। एशियाटिक शेरों की गिनती हर 5 साल के बाद की जाती है और लाइन सेंसस प्रक्रिया को डायरेक्ट बिट वेरिफिकेशन भी ऐसे में कहा जाता है।
जो इन शेरों के मूवमेंट वाले इलाके में भी की जाती है। अब देखिए, शेरों की गिनती करने का मुख्य उद्देश्य उनकी सुरक्षा करना, संतुलन और खास करके संवर्धन के नए प्रोजेक्ट पर कैसे काम किया जाए, ये सुनिश्चित करना होता है। साथ ही हम शेरों से जुड़ी दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। दरअसल एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं। एशियाटिक लायंस केवल गिर के जंगलों में पाए जाते हैं और अफ्रीकी शेरों की बात करें तो इनकी लंबाई 6 फुट तक होती है। देखिए, अफ्रीकी शेर अंगोला, मोजाम्बिक, सहारा अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं। शेरों की जीवन शैली से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि शेरों पर जहां कुनबे की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है, वहीं भोजन की व्यवस्था शेरनी को करनी होती है। लिहाजा 90% शिकार शेरनी ही करती है। शेर झुंड में रहना पसंद करते हैं। एक समूह में शेरों की संख्या 40 तक होती है। शेरनी की वफादारी भी बेमिसाल है। शेरनी पूरी उम्र उसी ग्रुप में रहती है जहां उसका जन्म हुआ। वहीं अक्सर शेर बूढ़ा होने पर अपना समूह भी बदल लेता है। अब बात चारधाम यात्रा की करेंगे। पूरे उत्साह और उल्लास के साथ चारधाम यात्रा चल रही है। गर्मी के बावजूद देश के कोने कोने से लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब नतीजा ये है कि हर रोज तीर्थयात्रियों की संख्या का नया रिकॉर्ड भी बन रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक इस साल अब तक 10,91,000 से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम की यात्रा भी कर चुके हैं। देखिए, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर कोई आत्मशुद्धि चाहता है, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति की कामना करता है, तो उसे उत्तराखंड के 4 धामों के दर्शन जरूर करने चाहिए। यही वजह है कि 4 धाम यात्रा का विशेष महत्व है। ये यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। 4 धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल है। सभी चारों धाम अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित, बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को, गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री धाम मां यमुना को समर्पित है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु इन्हीं देवी देवताओं की पूजा कर उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। खराब मौसम और तमाम मुश्किलों के बावजूद 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह और उमंग है। तेज धूप और गर्मी के बावजूद देश विदेश से भारी संख्या में लोग 4 धाम पहुँच रहे हैं। हर दिन करीब 60,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। 20 मई की बात करें तो इस दिन 66,348 श्रद्धालुओं ने 4 धाम की यात्रा की। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में अब तक 10,91,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं। चारों धामों में सबसे ज्यादा रौनक और चहल पहल केदारनाथ धाम में देखी जा रही है। दर्शन पूजन के लिए यहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। दिन भर दर्शन करने वालों की कतार देखी जा रही है। 20 मई को बाबा केदार के धाम पर 24,615 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई और दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। 2 मई से अब तक 4,29,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदार के दर्शन कर चुके हैं। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। 20 मई को 20,227 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस साल अब तक 2,74,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 20 मई को 10,000
395 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। 30 अप्रैल से अब तक 2,05,000 से ज्यादा श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 20 मई को 11,111 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में इस साल अब तक 1,86,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन का सौभाग्य मिला है। चार धाम की यात्रा बेहद कठिन है, लेकिन यहाँ का वातावरण शुद्धता से भरा हुआ है। चार धाम की लंबी यात्रा के दौरान तीर्थयात्री सात्विक भाव से भरे रहते हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आने वाले दिनों में चार धाम यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लाखों शिव भक्तों के लिए अब एक अच्छी खबर है। दरअसल 5 साल के इंतजार के बाद इस साल 15 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते खुल जाएंगे। 15 जत्थे यात्रा पर जाएंगे और यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी इस बार ज्यादा है, इसलिए उनका चयन लकी ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। कहा जाता है भगवान शिव कण कण में विराजमान है, लेकिन पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का स्थायी निवास कैलाश पर्वत को बताया जाता है। मान्यता है कि देवों के देव महादेव आज भी माता पार्वती के साथ यहाँ विराजमान है। यही वजह है कि कैलाश पर्वत लाखों करोड़ों शिव भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर वो शुभ घड़ी आने वाली है, जब शिव भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ के पवित्र निवास स्थान का दर्शन कर सकेंगे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में 15 ग्रुप होंगे, जिनमें से हर ग्रुप में 50 तीर्थयात्री होंगे, जिनमें से 500 नाथुला पास के जरिए यात्रा करेंगे, जबकि 250 तीर्थयात्री लिपुलेख के रास्ते जाएंगे। लिपुलेख मार्ग उत्तराखंड से तिब्बत तक जाता है, जबकि नाथुला मार्ग सिक्किम से तिब्बत तक जाता है। This time Lipulekh only 5 batches they have allowed, and for Sikkim 10 batches have been allowed, each batch containing of 50 pilgrims. इस बार लिपुलेख के रास्ते 5 और सिक्किम में नाथुला मार्ग के जरिए 10 जत्थे को यात्रा की अनुमति दी गई है। हर बैच में 50 तीर्थयात्री होंगे। भारत चीन सीमा पर सिक्किम के नाथुला पास में कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिक्किम के नाथुला पास में इस रूट पर बुनियादी ढांचे का विकास काम पूरा होने वाला है। यात्रियों के लिए बनाए जा रहे आराम केंद्रों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम अंतिम चरण में है। नाथुला रूट पर यात्रियों के ठहरने के लिए 2 केंद्र बनाए जा रहे हैं। इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत दिल्ली से 15 जून को होगी। लकी ड्रॉ के जरिए यात्रियों का चयन होगा। यात्रियों को पहले दिल्ली में रिपोर्ट करना होगा। यहाँ उन्हें यात्रा को लेकर ब्रीफिंग दी जाएगी, फिर उनकी मेडिकल चेकअप की जाएगी। नाथुला पास से होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले 15 जून को दिल्ली से सिक्किम के लिए रवाना हो। All the pilgrims have to report at Delhi MEA on 11th of June itself, so that they will undergo medical test and everything. And in fact, the applicants are over 1100, so there will be a lucky draw on 21st of May. 21st of May there will be lucky draw, so that they will select only 500 pilgrims. So they will be sent to Sikkim batch wise, each batch containing 50 pilgrims. So it will start from Delhi. They will start their journey on 15th of June. They will via Bagdogra. They will reach Gangtok. They will be staying overnight in the hotel at Gangtok. And on 16th of June they will start their onward journey. सभी तीर्थयात्री पहले दिल्ली एमईए में 11 जून को रिपोर्ट करेंगे। सबकी मेडिकल जांच की जाएगी। तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 1100 से ज्यादा होगी, इसीलिए लकी ड्रॉ के जरिए 500 लोगों को चुना जाएगा। सभी को ग्रुप में सिक्किम भेजा जाएगा। एक ग्रुप में 50 तीर्थयात्री होंगे। दिल्ली से उनकी यात्रा 15 जून को शुरू होगी। बागडोगरा से होते हुए जत्था गैंगटॉक पहुंचेगा। वहां से 16 जून को उनकी आगे की यात्रा शुरू होगी।
कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसीलिए यहाँ जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है। विदेश मंत्रालय हर साल यात्रा का आयोजन करता है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 3 रास्ते हैं। पहला उत्तराखंड के लिपुलेख होकर, दूसरा सिक्किम के नाथुला से होकर, तीसरा नेपाल की राजधानी काठमांडू होकर। हालांकि इस साल यात्रा 2 प्रमुख मार्गों उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होगी। नेपाल वाले रूट पर भारत और चीन के बीच अनुबंध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।